हेलो। यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और उनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि सर जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये जो री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी फॉर्म में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करके जाने होंगे जिसके बिना हमारे एग्जामिनेशन को पास करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आखिरी है कि सर इस एग्जामिनेशन में पहले कैंसलेशन और अब चेंज इन मोड ऑफ एग्जामिनेशन की वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। इन 3 बड़े सवालों के जवाब दूंगा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 और बड़े सवाल हैं आपके मन में। सबसे पहला सवाल है कि सर जैसा कि हमें पता है एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया और अब ये एग्जाम दोबारा होगा 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोबारा ओपन किया जाएगा? माने जिन स्टूडेंट्स ने जून 2024 के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्या उन्हें दोबारा चांस मिलेगा कि वो अप्लाई कर सके और ये नई डेट पर एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाए? तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस और एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब भी कभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए क्योंकि एग्जाम लीक हुआ था, उसके बाद जब एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट किया जाता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एप्लीकेंट्स को दोबारा चांस नहीं दिया जाता टू रीफिल द एप्लीकेशन। अब अगर आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा रीफिल द एप्लीकेशन, तो जिन स्टूडेंट्स ने जून 2024 के लिए अप्लाई नहीं किया था वो अभी भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि दिसंबर साइकिल को जून साइकिल के साथ मर्ज नहीं किया गया। तो अगर आपने जून के लिए अटेम्प्ट अपीयर करने के लिए इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं किया था तो अब भी टेंशन मत लीजिए, आप दिसंबर पे फोकस कीजिए। दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन जरूर होगा, उसी को अपना टारगेट बनाएं और उसी के लिए प्रिपेयर करें। दूसरा बड़ा सवाल है कि सर क्या आप अपने सेंटर्स को चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है कि पहले एग्जामिनेशन ऑफलाइन था लेकिन अब ऑनलाइन होगा, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स है वो काफी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपसे दोबारा प्रेफरेंसेस लिए जाएं एनटीए द्वारा कि आपका प्रेफर्ड सेंटर क्या होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, इन 3 मेजर सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा? देखिए, जब भी कभी हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पर बात करते हैं, ये आंसर आप बिना एनालिसिस के नहीं दे सकते, और एनालिसिस ये कहता है कि जब से दिसंबर 2018 से एनटीए ने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना शुरू किया और वो भी सीबीटी फॉर्म में, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में, हर साल इस एग्जाम का जो लेवल है वो 1 by 1 अप हुआ है। स्पेशली अगर मैं बात करूं पेपर 1 की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर 1 का ही लेवल अप क्यों हुआ, उसका रीजन क्या? देखिए, आप जानते हैं कि जब एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट किया जाता है तो ये एग्जाम एक दिन में नहीं बल्कि मल्टीपल डेज में और मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है फॉर 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उस चीज को दिमाग में रखते हुए अब एग्जामिनर जो है उसे पेपर 1 हर एक शिफ्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर के लिए क्या बनाना होगा? इंडिपेंडेंट बनाना होगा, यूनिक बनाना होगा, जिसकी वजह से पेपर 1 का जो लेवल है वो टफ हो जाता है। अब लेवल टफ होने का कारण क्या? सर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ज्यादा बनेंगे तो काफी डेप्थ में जाकर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना होगा, जहां पर जैसा कि हमने पास्ट में देखा है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो वो जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन 18 जून को पूछे गए आपके ऑफलाइन फॉर्मेट के पेपर में, वो क्वेश्चंस, वो फॉर्मेट इस बार अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अब बैक टू पवेलियन आ चुका है आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, दैट इज इट इज गोइंग टू बी इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर 1 स्पेशली आपका फिर से जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होगा, और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा किन किन मेजर एरियाज का वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो इंपैक्ट आएगा वो डीआई पर आएगा। डीआई हर बार टफ आती है अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में। दूसरा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट पर जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो काफी सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या आप बता सकते हैं पेपर 1 के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर हम उन टॉपिक्स को कवर कर लें हमारे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आने के चांसेस है? तो उसका आंसर मेरे पास है। मैं यूनिट वाइज आपके लिए हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिनको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये टॉपिक्स आपने हर यूनिट के लिए कवर कर लिए, आई कैन एश्योर यू, यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर
और टू आंसर मोर देन 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 फॉर पेपर 1। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूं जो कि है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं इंक्लूड करूंगा मेथड्स ऑफ टीचिंग को, इवैल्यूएशन सिस्टम को, उसके बाद MOOC दैट इज मूक, फिर उसके बाद स्वयं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं प्रभा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ आपके जो डेवलपमेंट थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने टॉपिक्स किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए। टॉपिक मैंने दो चीजों को ध्यान में रखते हुए शॉर्टलिस्ट किए, पहला पास्ट एग्जाम एनालिसिस और दूसरा करंट सिचुएशन या फिर करंट स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, जिसके बेसिस पर यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकेंड यूनिट पे अगर हम बढ़े तो सेकेंड यूनिट क्या कहता है, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए रिसर्च एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका रिसर्च थीसिस एंड डिसर्टेशन के स्टेप्स, आईसीटी का रिसर्च में क्या रोल है, और उसके साथ साथ रेफरेंस टूल्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से यूनिट से? सर दैट इज सेकंड यूनिट से, रिसर्च एप्टीट्यूड से। थर्ड यूनिट पे बढ़ते हैं जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जनरली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सीबीटी फॉर्म में वो पूछा जाता है आपका करंट अफेयर बेस्ड। तो याद रखिएगा इस बार भी जो उम्मीद की जा सकती है पेपर 1 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस एरिया से पूछे जाएंगे, सो वो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फ्रेम किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके इजी टॉपिक की तरफ, इजी यूनिट की तरफ, वो है कम्युनिकेशन। मान के चलिए कम्युनिकेशन के केस में एक क्वेश्चन फॉर श्योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आएगा, एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से आएगा, एक क्वेश्चन आपका बैरियर से आ सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर से, और एक क्वेश्चन मास मीडिया से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एग्जाम एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये वो एरिया है जिसे अक्सर स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, एग्जामिनेशन में सॉल्व करना भी और उससे पहले प्रैक्टिस करना भी। लेकिन अब सारे टॉपिक्स ना पढ़कर सिर्फ टाइम एंड वर्क पढ़ लें, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लें, अल्फाबेट कोडिंग का पार्ट जो है वो कवर कर लें, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही एरियाज के सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आई कैन एश्योर यू, आप बस हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही हम आपको रोज अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए हमारी क्लासेस में कवर किए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आई कैन अश्योर यू, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 फ्रॉम द मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पार्ट। आगे बढ़े, अगला जो हमारे पास एरिया है दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं और काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। ऑब्वियसली इसका जो सिलेबस है वो भी काफी वास्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल फैलेसी इंपॉर्टेंट है, फैलेसीज ऑफ इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, और इंटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द टर्म इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट कर लीजिएगा, यू विल नेवर रिग्रेट इन द एग्जामिनेशन। ये पार्ट अगर तो आपने पूरे का पूरा पेपर 1 कवर कर लिया तो ये एरियाज को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने पूरा का पूरा पेपर 1 कर लिया लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूं उनमें से कुछ मिस किया है तो उसे दोबारा पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब आती है बात डीआई की। देखो डीआई कहां से आएगी, कौन सी आएगी, ये कहना बहुत टफ है, लेकिन हाँ जब भी कभी एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में किया जाता है तो सीबीटी फॉर्म में जो डीआई देखी गई है वो डीआई कैलकुलेशन बेस्ड रखी जाती है, उसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, प्लस उसके साथ साथ आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ किया जा सकता है डीआई में, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है, प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि सर मिसिंग डीआई पे भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब डीआई का पार्ट ऐसा एरिया है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं करते, वो उन्हें लगता है कि हाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डीआई में जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से 3 क्वेश्चंस डुएबल होंगे जिनकी कैलकुलेशन डिसेंट होगी, और उन 3 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप 10 मार्क्स खो सकते हैं, 10 मार्क्स का लॉस हो सकता है अगर आप डीआई को प्योरली छोड़ के जाएंगे, डीआई को अगर आप प्योरली एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट नहीं करेंगे।
पूरा डीआई अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस के लिए टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, तो बेटर यही है कि 5 में से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम भी कम लगेगा, 6 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। दैट विल बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर द डीआई पार्ट। आगे अगर हम बढ़े अगर हम पेपर 1 के यूनिट 8 पे बढ़े तो यूनिट 8 है आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां से एक क्वेश्चन इंटरनेट एंड इंट्रानेट से जरूर पूछा जाएगा जो कि प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आईपी एड्रेस से या फिर मैक एड्रेस से, एचटीटीपी क्या है या फिर यूआरएल क्या है, www क्या है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं कहूं तो ईमेल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेमोरी एंड इट्स टाइप्स हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इस बार साइबर सिक्योरिटी से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। एग्जाम क्या हुआ था सर? एग्जाम हुआ था आपका लीक में उन्होंने एक टर्म यूज की थी डार्क वेब। तो डार्क वेब जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट होता है तो एक्सेल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक्सेल के जो फॉर्मूलाज हैं वो आप जरूर पढ़ के जाएं। फॉर्मूला का क्या रिजल्ट होगा वो रिजल्ट जरूर देख के जाएं ताकि अगर एक आधा क्वेश्चन आए तो आप उसे आंसर कर पाए। अगला पॉइंट आता है कि सर पीडीई यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मैं कहूँगा यहाँ से जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक ना आकर करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी लेटेस्ट समिट्स या फिर पास्ट प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या स्टेटस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इससे रिलेटेड क्या इंडेक्सेस प्रेजेंट किए गए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्या रैंक है कंट्रीज का या स्टेट्स का, वो सारे क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आखिरी में पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए वी विल बी कमिंग अप विद द सेपरेट सेशंस और सीरीज ऑफ सेशंस जहां पे जो आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एज वेल एज हायर एजुकेशन, यानी कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर का पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नियर फ्यूचर, ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से आए तो आप उसे आंसर कर पाए। आखिरी यूनिट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें एंशिएंट यूनिवर्सिटीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एनईपी तो अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, उसके साथ साथ कोठारी कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यशपाल कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा करंट अफेयर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, फिर चाहे वो रैंकिंग हो, इंडेक्सेस हो, पॉल्यूशन से रिलेटेड इंडेक्सेस हो, रैंकिंग्स हो, सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी रैंकिंग्स हैं, वो सब हम कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट विल कवर द लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स एज वेल, जिससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आप इन सारे यूनिट्स के इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा सर? अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज UGC नेट स्टडी IQ YouTube चैनल, जहां पर इन टॉपिक से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको सेशंस मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो पेपर 1 विल बी अ इजी टास्क फॉर यू ऑल। अब आता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। अगर मैं पास्ट कट ऑफ की बात करूं, दिसंबर 2018 से लेकर अगर मैं दिसंबर 2023 तक बात करूं, जब तक ये एग्जामिनेशन किस फॉर्म में हुआ था, सीबीटी फॉर्म में, फिर जून में पहला एग्जाम हुआ दोबारा से ऑफलाइन मोड में, लेकिन अब दोबारा ये एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा। किस फॉर्म में होगा सर? ये एग्जामिनेशन फिर से सीबीटी फॉर्म में होगा। तो जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं सीबीटी रिलेटेड कट ऑफ सी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें दिमाग में रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर 1 टफ आता है, ये आपको ध्यान रखना। कब? जब एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। दूसरा, जब एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं वो जो ईज ऑफ अटेम्प्ट है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मोड, ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और तीसरा, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली पैराग्राफ बेस्ड, उन्हें पढ़कर आंसर करना वो भी टफ है सीबीटी में। और ये टफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, इन जनरल सभी के लिए टफ है। तो अगर मैं ये मान के चलूं 3 कंडीशंस, पहला कि पेपर 1 एज यूजुअल टफ आएगा। दूसरी कंडीशन क्या सर? जो ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन है वो आपका क्या हो गया? कम हो गया। तीसरा, जो पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करना टफ हो जाएगा।
अगर एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में है तो उसके बेसिस पर आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, कट ऑफ जो है वो कम जाएगी किसके कंपैरिजन में, जो कट ऑफ हमने एक्सपेक्ट की थी किस एग्जामिनेशन की, ऑफलाइन मोड के एग्जामिनेशन की। तो जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसके रिस्पेक्ट में आपने हमारे चैनल पर हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ओवरऑल कट ऑफ देखी होगी, लेकिन अब ये कट ऑफ इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मोड इन सीबीटी फॉर्मेट एग्जामिनेशन में क्या जाएगी, कम जाएगी। आपका टारगेट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट 200 मार्क्स का है और अगर आप 200 मार्क्स स्कोर करते हैं बिफोर सीइंग द एग्जामिनेशन, बिफोर सीइंग दी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, ये कमेंट करना बहुत गलत और बहुत टफ है, बट स्टिल इफ आई गिव यू अ सेफ स्कोर एज ऑफ नाउ 200 को अगर आप टारगेट करेंगे ओवरऑल तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने के पूरे चांसेस है। इवन यू हैव अ गुड चांस कि आप जेआरएफ की लिस्ट में भी आ सकते हैं। सो आई होप एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, फ्री पीडीएफ्स रिलेटेड टू डिफरेंट यूनिट्स और उसके साथ साथ फ्री क्विजेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आपको पूरा दिन फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री क्विजेस मिलेंगे और हर एक सेशन का अपडेट मिलेगा ताकि आप हर एक सेशन को ज्वाइन कर पाएं। करना क्या है, मेरा हैंडल है @माधव अरोड़ा। जैसे ही आप सर्च बॉक्स में माधव अरोड़ा लिखेंगे विदाउट स्पेस, आपके पास ये चैनल ओपन होगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप अपने डे टू डे बेसिस पर इससे जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं और उसी बेनिफिट की मदद से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड होप you all are doing well, stay motivated and do work in the right direction to clear your examination, which is going to happen in August to September 2024. Good luck. God bless you all.